आज मिलने क्या डिस्कस करना है। पहला है डू लूप एनालिसिस। तो मैंने क्या कि डू लूप एनालिसिस होता क्या है, आखिर इसका मुझे जरूरत क्यों पड़ा पढ़ने के लिए, और इसका क्या यूज है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग अभी तक कोई भी चीज कर रहे थे, कोई एक लूप के लिए काम नहीं कर रहे थे। कोई भी काम हो रहा था फॉरवर्डिंग, मतलब सिंपल वन रो के लिए काम चल रहा था। जब एक से मल्टीपल रो के लिए काम चल रहा है या कोई एक लूपिंग का काम चल रहा है, तो उसको मान लो कि अगर जैसे कि हमें एक प्रोग्राम दिखाते हैं, आखिर मुझे जरूरत क्यों पड़ा। तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिनारियो है। एक सिनारियो क्या है, जैसे कि इस सिनारियो में बोला जा रहा है an employee want to compare the interest for a yearly versus quarterly on a 50,000 of investment made for 1 year at 4.5% interest. Then how much money will employee get in each situation? तो मेनली मुझे क्या करना है इसमें, एक्चुअली ये 50,000 प्रत्येक ईयर इन्वेस्टमेंट कर रहा है विथ 4.5% इंटरेस्ट रेट पर, और मुझे कंपेयर करना है क्वार्टरली और ईयरली। तो अगर इसको क्वार्टरली और ईयरली कंपेयर करना है तो इसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा सेट में किए क्या, यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट किए ए से, आर क्या है मेरा इंटरेस्ट रेट है। तो अगर हम केवल 1 ईयर के लिए हम लोग केवल एक क्वार्टर के लिए देखें, तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए इतना क्यू प्लस, एक्चुअली ये टोटल निकाले हैं कि मतलब कि टोटल क्वार्टर में कितना मतलब आफ्टर इंटरेस्ट हुआ कितना मिलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट में टोटल कितना मिलेगा आफ्टर 1 क्वार्टर के बाद। फिर ऐसे ये मेरा सेकेंड क्वार्टर सेपरेट, थर्ड क्वार्टर सेपरेट में, फोर्थ क्वार्टर सेपरेट में, अब फाइनली ओवरऑल देखे तो टोटल ईयरली का हो गया। तो और ये आउटपुट क्या हम लगाएं, ये आउटपुट एक्सप्लिसिट आउटपुट जो मैं बताए थे, इम्प्लिसिट आउटपुट और एक्सप्लिसिट आउटपुट, दो आउटपुट के बारे में डिस्कस किए थे। तो इम्प्लिसिट आउटपुट में क्या होता है, ये रन जो होता है, रन स्टेटमेंट जो आता है वो क्या होता है, इस पर क्या काम है, इम्प्लिसिट आउटपुट होता है और रिटर्न होता है, इम्प्लिसिट रिटर्न एंड इम्प्लिसिट आउटपुट इसका होता है काम। तो अगर केवल यहाँ से केवल आउटपुट आ रहा है, तो मतलब कि इस स्टेटमेंट के बाद आ रहा है, तो वे उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट आउटपुट। लेकिन इस स्टेटमेंट से पहले मुझे आ रहा है, उसको लाना है, मतलब कि यहाँ पर एक लूप है, अगर हम ये आउटपुट नहीं लगाते तो फाइनली मुझे यहाँ से आउटपुट मुझे मिलता है, मतलब ये स्टेटमेंट रन करता तब मुझे इम्प्लिसिट आउटपुट मुझे मिलता है। लेकिन उसके बीच में ही अगर रन स्टेटमेंट के पहले हमको प्रत्येक लूपिंग में मुझे चाहिए कि हाँ इसके बाद क्या आउटपुट हो सकता है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के बाद क्या आउटपुट हो सकता है, इसके लिए हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लगाते हैं। तो इस आउटपुट स्टेटमेंट से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है यहाँ पर शो करेगा, तो प्रत्येक जितना बार वैल्यू है उस वैल्यू को ये शो करेगा। तो इसे आगे देखते हैं। तो देखो कितने बार शो किया, 4 टाइम्स, ARNQ। क्यू क्या हुआ, क्यू हो गया क्यू प्लस ए इंटू RY 4000, ये तुम्हारा यहाँ पर ये आ गया, मतलब कि प्रत्येक क्वार्टर का तुम्हारा यहाँ पर आते चला गया, ये प्रत्येक क्वार्टर का है। तो ये तो हो गया कि तो इसमें क्या एक चीज है कि जैसे कि मेरा इसमें क्या है, मुझे एक ही प्रोग्राम को 4 टाइम्स लिखना पड़ा, प्रोग्राम सेम है लेकिन एक प्रोग्राम को 4 टाइम्स लिखना पड़ा। तो एक्चुअली ये तो मान लो 4 क्वार्टर हो गया, चलो 4 बार लिख दिए,
लेकिन ऐसा हो सकता है ये क्वार्टर के जगह हम डे कर दे, मंथ कर दे। अगर मंथ कर दे तो ये 12 बार लिखना पड़ जाएगा ऐसा प्रोग्राम। डे कर दे 365 टाइम्स लिखना पड़ जाएगा ऐसा प्रोग्राम। ये तो सही नहीं है प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लूपिंग लगा देते हैं। जो 4 बार लगा, 4 बार में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक क्वार्टर का उस डिफरेंस है। कितना कितना बार ये लूप चल रहा है, ये लूप। तो इसमें देखिए, तो इसलिए क्या कि एक लगाए, क्या डू लूप लगाए। इसमें पहला चीज क्या लगाए, डू लूप। डू ये है इंडेक्स वेरिएबल, इसको बोलते हैं स्टार्ट। ये टू ये सिंटेक्स ही है, इसको ये स्टॉप। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ स्टॉप करना है, तो सेम है, सेम प्रोग्राम है ये कि प्रत्येक क्वार्टर में कितना आफ्टर इंटरेस्ट हुआ टोटल कितना मनी हो जाएगा। सो ये यहाँ पर है। तो इसको क्या हो, पहला क्वार्टर अगर अगर डू इक्वल टू पहले क्या हुआ, 1 रहा, तो पहले एक बार रन किया और आउटपुट आ गया। फिर क्या होगा, 2 होगा। फिर मतलब कि क्या होगा, यहाँ चलेगा, यहाँ इंड हुआ, इंड होने के बाद ये फिर यहीं पर रिटर्न होगा, डू पर आएगा। ये मतलब इंड होने के बाद रन पर नहीं जाएगा, ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए मेरा। अगर ये कंडीशन ये मतलब कि यहाँ का जो है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब जाके रन स्टेटमेंट में जाएगा। तो ये जो है, ये जो हाईलाइटेड जो है, तो इसमें क्या पहले 1 आया, तो 1 हुआ, तो चलो ये रन किया, कंडीशन सही है, अभी 1 है, 1 2 4 में, तो आउटपुट आया। फिर इंड हुआ, फिर गया, फिर इसमें 2 पर गया, 2 पर गया, फिर इसको रन किया प्रोग्राम, फिर आउटपुट दिया। तो इसमें क्या हुआ, 4 तक गया। कहाँ तक गया मेरा, 4 तक गया। तो 4 तक क्या आ गया, फिर खत्म हो गया। फिर गया कहाँ, फिर गया यहाँ पर, फिर गया, फिर उसमें क्या था एक्चुअली, उसमें क्या हुआ, क्वार्टर इक्वल टू 5 हो गया, लेकिन यहाँ क्वार्टर इक्वल टू 4 थी, इसलिए फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के कारण क्या हुआ, रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद क्या हुआ, ये सेम आउटपुट शो करेगा जो मेरा प्रीवियस प्रोग्राम में था। सेम आउटपुट है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसलिए मुझे एक सिंपल सा लूप हम लोग लगा दिए इसमें। डू, इसका सिंटेक्स है डू इंडेक्स वेरिएबल, इंडेक्स वेरिएबल स्टार्ट टू स्टॉप। अगर इंक्रीमेंट हम लोग भी देना चाहते हैं, आगे हम प्रॉब्लम में बताएंगे जैसे हम लोग इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए बाय इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करते हैं। और ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, और ये इंड स्टेटमेंट है। ये याद रखना, ये चीज याद रखना है कि इंड स्टेटमेंट ऑलवेज लास्ट में लगता है, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ इंड होगा, और फिर इंड होने के बाद फिर ये डू पर ही जाएगा, रन नहीं जाएगा, डू पर जाएगा तब तक ये मेरा ये कंडीशन को मेरा फॉल्स ना कर दे। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब जाके मेरा रन स्टेटमेंट में मेरा आएगा। तो एक चीज ये समझ में आया कि आखिर मुझे क्यों जरूरत पड़ गया मुझे डू लूप लगाने का। इसको बोलते हैं हम लोग डू लूपिंग। सेम प्रोग्राम है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए, ये क्वार्टर था, चलो 4 टाइम्स लिख दिए। अगर मंथ था तो 12 टाइम लिखना पड़ता, डे आता 365 टाइम्स लिखना पड़ता। और सेम चीज, तो अगर 365 टाइम्स तक इसको 365 टाइम्स पर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर डे रहता, केवल यहाँ 1 2 365 हम लोग लिखते हैं, और यहाँ केवल एक ही स्टेटमेंट में मेरा काम हो जाता। कि क्या होता, यहाँ बस एक छोटा सा प्रोग्राम में हम सारा काम कर सकते थे। ये मेरा डू लूप का एक एडवांटेज है। बहुत मतलब कि बहुत जगह मैनिपुलेशन में हम लोग डू लूपिंग का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जाते हैं, यूज करते हैं डू लूप, डू वाइल, डू अनटिल। जिस तरह सी प्रोग्रामिंग में होता है, वाइल स्टेटमेंट, मतलब कि सी में और क्या क्या होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, और फोर लूप होता है। 3 चीज होता है, लूपिंग चलता है सी में। तो सेम टाइप जैसा यहाँ भी जब होता है, तो सेम टाइप सा जैसे कि वहां भी था कि फोर लूप हम लोग लगाते थे, उस प्रकार यहाँ भी हम डू लूप लगा रहे हैं। और जैसे वहां भी वाइल था, यहाँ भी हम लोग वाइल लगाएंगे, डू अनटिल लगाएंगे। ये 3 तरह का लूपिंग है। तो ये सिंपल सा है,
जैसा अगर सी प्रोग्रामिंग में अगर ये समझ में आता है कि हाँ लूपिंग कैसे काम करता है, तो यहाँ ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, ऐसे में ये बता दिए कि कैसे काम कर रहा है। तो एक चीज भैया, यहाँ पे हम लोग क्वार्टर को तो इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, जैसे कि होता है ना किसी अगर डू एक्स और एक्स प्लस अगर नीचे लिखते हैं तो यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट होगा क्या? ये सम जैसे स्टेटमेंट, एक बार लूप रन हुआ। देखो एक्चुअली ये क्या हुआ, तो ये क्या हम्म हुआ, अगर हम q प्लस a इंटू आर इंटू 100 किए, तो क्या हुआ, ये एडिशन होने के बाद क्या बना, इसके अंदर 5625 आया। अब ये 5625 यहाँ क्यू बन गया यहाँ पर। अब न्यू ये 5625 प्लस 5625 प्लस 50,000 इंटू 4.5 बाई 400, तो जब मेरा ये आएगा। नहीं, वो पूछ रहे हैं भैया, जैसे कि वो आप लिखते हैं ना कि हाँ डू क्वार्टर इज इक्वल टू 1 to 4, हाँ तो वहाँ हम लोग नीचे तो फिर क्वार्टर को कहीं पे भी क्वार्टर प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो अपने आप इंक्रीमेंट होते जाएगा लूप के अकॉर्डिंग? ये मतलब पहले क्वार्टर 1 फिर क्वार्टर 2 ऐसे? हाँ हाँ हाँ, क्वार्टर प्लस प्लस नहीं करना है, हम लोग ये एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग में करते थे। तो एक्चुअली ये लूप चल रहा है, अच्छा ये लूपिंग बता रहे हैं, लूपिंग कैसे काम कर रहा है। तो लूपिंग एक्चुअली काम अच्छा। कैसे कर रहा है, मतलब कि पहला टाइम से अगर पहले यहाँ पर आया, पहला बार यहाँ पर आएगा, तो ये क्या y इक्वल टू 1 देखेगा, ये y इक्वल टू 1 है, समझा, y इक्वल टू 1 है तो हम्म सही है। तो इसमें फिर ये जाएगा यहाँ पर जो है फंक्शन, इस स्टेटमेंट को रन करेगा, और यहाँ आउटपुट लगा दिया। अगर अच्छा। अगर ये चीज याद हम्म रखो, अभी जो हम बता रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन रहता है, आदमी बहुत कंफ्यूज है। अगर यहाँ आउटपुट लगा दिए तो मेरा यहाँ आउटपुट आएगा, समझा। अगर हम यहाँ आउटपुट नहीं हम्म लगाते तो मेरा पूरा क्वार्टर होने के बाद केवल मेरा ये आउटपुट आता है। हम्म अगर आउटपुट हमें नहीं लिखते, केवल ये आउटपुट आता, ये सब नहीं आता, ये जो है ये तीनों मेरा नहीं आता। लेकिन हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट आउटपुट। एक्सप्लिसिट आउटपुट को हम लगा दिए हैं, इसके बाद हम लोग ये y इक्वल टू 1 है तो यहाँ हो गया, फिर क्या हुआ, ये y इक्वल टू 1 खत्म हो गया, इंड हो गया, तो ये फिर यहाँ रिटर्न होगा डू पर, तो ड्यू होगा तो फिर जाएगा, इंक्रीमेंट किया है 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2 हो रहा है। और अगर हम चाह रहे कि नहीं, अच्छा। मतलब कि अगर एक्चुअली इसे इंडेक्स किया, इसका सिंटेक्स किया है बाय इक्वल टू, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सिंटेक्स भी लिखते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो एक्चुअली हम नहीं लिखे हैं यहाँ पर, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट करेगा। जैसे हम लोग फॉर लूप में क्या लिखते थे, फॉर लूप में आई प्लस प्लस करते थे, सी हम्म प्रोग्रामिंग में हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम नहीं लिखे हैं तो ये ऑटोमेटिक आई प्लस प्लस हो रहा है वन टाइम। आई प्लस प्लस मतलब क्या, ये यहाँ वाई यूज किए हैं, तो हम लोग वाई प्लस प्लस ऑटोमेटिक यूज हो रहा है। अगर इसको हम अब और एग्जाम्पल हम बताएंगे, उसमें है एग्जाम्पल आगे, तो वहाँ मतलब कि हम चाह रहे कि नहीं केवल आई प्लस नहीं हो, जैसे हम आई लिख रहे थे, आई प्लस 1 लिख रहे थे, हम लिख रहे नहीं I+3 हो जाए, I+2 से इंक्रीमेंट करे, ऐसे इंक्रीमेंट करे, तो ये भी हम कर सकते हैं, बाई 2 लिख देंगे इसको, हमारा 2 से इंक्रीमेंट चलेगा, समझे। तो भी आगे है क्वेश्चन, एग्जाम्पल वहां बताएंगे। तो फिर अगर y इक्वल टू 2 हुआ तो 2 यहाँ पर आएगा, ये असाइनमेंट रन करेगा तो ये आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 आएगा, फिर सेम टाइप, फिर ये जाएगा 4 पर जाएगा, 4 आया, 4 पर गया, फिर अरे फिर ये इस स्टेटमेंट पर आया, फिर स्टेटमेंट पर इतना कैलकुलेट किया, इतना कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट को शो किया, फिर ये इंड स्टेटमेंट पर जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, y इक्वल टू, फिर जाएगा y इक्वल टू 5, ये जाएगा y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो क्या करेगा, q इक्वल टू रिटर्न कर देगा, q इक्वल टू जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ रिटर्न कर देगा, आउटपुट में ये आ जाएगा। ये आउटपुट में कहाँ से आएगा, लास्ट में यहाँ से आ जाएगा। अगर एक्सप्लिसिट लगाए हुए हैं, अगर एक्सप्लिसिट लगाए हुए हैं तो मेरा आउटपुट यहाँ से आएगा, ये इम्प्लिसिट से नहीं आएगा, समझे।
यहाँ मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट नहीं आ रहा है, यहाँ मेरा एक्सप्लिसिट आउटपुट आ रहा है। तो ये लूपिंग, समझे लूपिंग कैसे काम कर रहा है, समझे। तो इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, एक दिखाते हैं। भैया इसका सिंटेक्स क्या है, इसका है डू लूप, डू इंडेक्स वेरिएबल, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट, ये याद रखना ये टू रहता है दोनों के बीच में, ये स्टॉप, ये भी सिंटेक्स में ही है, कीवर्ड ही है, बाय, अरे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग 2 1 2 -1 -2 ये दे सकते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, और मेरा ये इंड कीवर्ड हो गया, इंड स्टेटमेंट। ये मेरा सिंपल लूपिंग का सिंटेक्स है। तो और इसको हम लोग और एग्जांपल से देखते हैं कि और एग्जांपल में कैसे ये लोग काम कर रहा है। तो एग्जांपल के लिए जब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्या, एक प्रोग्राम से मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। तो अगर हम क्या डी इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to 5, मतलब लूपिंग कितने बार चलेगा बताओ तो, लूपिंग कितने बार चलेगा, डू इक्वल टू आई 1 to 5 दिए तो 5, मतलब 5, ये उसका सिंटेक्स हो गया, डू इंडेक्स वेरिएबल आई स्टार्ट टू स्टॉप, ये मेरा सम स्टेटमेंट है जो बताए थे, सम स्टेटमेंट क्या होता है, और पुट अंडरस्कोर किए तो इसका जो आउटपुट आएगा सो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा एक्सप्लिसिट आउटपुट आएगा, इम्प्लिसिट आउटपुट आएगा। मतलब ये 5 इटरेशन के बाद एक्चुअली 6th इटरेशन में फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा 6th इटरेशन में। तो फॉल्स होने के बाद बाहर आएगा, तो ये 6th इटरेशन में मेरा यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, इम्प्लिसिट आउटपुट होगा, केवल एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में एक्सप्लिसिट आउटपुट हम लोग नहीं लगाए हुए हैं। तो ये रिजल्ट क्या आएगा अंत में, तो एक्चुअली हम देखें पहले क्या है, 1 है, तो ये फाइनली अगर हम देखें 1 + 5 है, तो पहले क्या होगा, 1 है, सेकेंड इटरेशन में 1 + 2 = 3 हो जाएगा, थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, फोर्थ इटरेशन में क्या हो जाएगा, 6 + 4 = 10 हो जाएगा, फिफ्थ इटरेशन में 5 + 5 10 + 5 = 15 हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ये हम लोग देखें तो क्या है, पीडीबी हम लोग जब देख रहे हैं, जब i = 1 है तो x = 1 है, ये आ रहा है, ये फर्स्ट में। जब मेरा अब सेकेंड लूप है, i = 1 है, तो देखो n चेंज नहीं हुआ है, ये क्या है, क्योंकि एक ही लूपिंग यहाँ असर थोड़ा है, n चेंज कब होगा, जब इम्प्लिसिट आउटपुट आएगा, ये जब ये यहाँ से टर्न होकर यहाँ जाएगा, तो ये केवल ये एक लूपिंग चल रहा है। तो पहला क्या है, 1 है, तो x = 1, x = 1 कैसे हो गया, 0, x = 1 कैसे हो गया, ये हो गया मेरा 0, ये x क्या करेगा, सम स्टेटमेंट x को 0 से इनिशियलाइज करेगा, और i क्या है मेरा होगा, ये मतलब कि एज ए मिसिंग वैल्यू इनिशियलाइज होगा। तो ये सम क्या हो गया, 0 + 1, ये 0 + 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ x क्या हो गया, 1 हो गया। सेकेंड, फिर सेकेंड में जाएगा i = 2, i = 2 क्या होगा, तो जो i = 2 हो गया, 2 + 1 1 + 2, ये i = 2 हो गया, और x = क्या था, 1 था, तो क्या हो गया, 3, ये मेरा 3 हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, i = नेक्स्ट लूप में 3 है, तो प्लस ये 3 है, और x = क्या है, 3 है, तो क्या हो गया, ये 6 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, i = 4 है, i = क्या है, ये मेरा +4 हो गया, और x = क्या है, 6 है, तो फाइनल x क्या हो गया, 10 हो गया। फिर क्या है, i = 5 है,
ये क्या है, ये 5 है मेरा, 5 प्लस ये मेरा 10 था, प्रीवियस क्या है x इक्वल टू 10 है, तो फाइनली कितना हो गया 15 हो गया। तो x का फाइनली वैल्यू कितना आ गया 15 हो गया। फिर जाएगा i इक्वल टू क्या जाएगा 6 पर जाएगा। जब i इक्वल टू 6 पर गया तो क्या हुआ, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने का कारण क्या हो गया, ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ इम्प्लिसिट आउटपुट आ जाएगा, ये इंड स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। फॉल्स होने के कारण इस लूप से आउट हो जाएगा। तो आउट होने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ तो इम्प्लिसिट आउटपुट आएगा, जहाँ जहाँ अंत में फाइनली i इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखने का जरूरत है, क्योंकि लोग x इक्वल टू 5 ही समझते हैं, क्योंकि ये जहां तक ये तो ट्रू था, लेकिन फॉल्स तो i पर हुआ, तभी तो जाके मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट पर मेरा ये आया। क्योंकि i इक्वल टू 6 गया या फॉल्स हो गया तो मेरा लूपिंग से आउट हो गया, उसके बाद मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट मेरा ये आ गया। तो ये इसका ये रिजल्ट होगा इस तरह। तो फिर देखते हैं दूसरा में, ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था। फिर सेम चीज हम लोग अब क्या कर रहे हैं, पहले इम्प्लिसिट आउटपुट था, अब एक्सप्लिसिट आउटपुट है। तो एक्सप्लिसिट एक्चुअली मुझे क्या रिटर्न हो रहा था, केवल ये i इक्वल टू 6 x इक्वल टू 15 आ गया। सिंपली देखें, अगर हम केवल इम्प्लिसिट आउटपुट भी देखें तो क्या आएगा, तो इम्प्लिसिट आउटपुट देखें तो क्या आएगा, प्रत्येक i इक्वल टू 1 है तो 1, 2 है 3, 6, 10, 15 ये आया। ये मेरा एक्सप्लिसिट आउटपुट आया, जो i इक्वल टू 1 से 5 तक था। अगर मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट रहेगा तब मेरा i इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इक्वल टू 15 रहेगा। ये एक क्वेश्चन आता है ऑलवेज, समझे, कि मतलब कि जो लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि इम्प्लिसिट आउटपुट है कि एक्सप्लिसिट आउटपुट है, उसके अनुसार ये रहेगा। क्योंकि इम्प्लिसिट आउटपुट पर जितना आई के है तो आई के अनुसार आएगा, लेकिन जब इम्प्लिसिट आउटपुट जब ये फॉल्स हो जाएगा तब मेरा उसके अनुसार आउटपुट आएगा। तो और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम है, इसमें क्या हो रहा था, अगर हम ये डिफॉल्ट प्रत्येक 1 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन हम चाह रहे कि नहीं ये 1 टाइम इंक्रीमेंट ना होके 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो। तो उसके लिए हम बताए कैसे, बाय कीवर्ड लगाते हैं, बाय इक्वल टू इंक्रीमेंट 2 टाइम्स है तो 2 लगाएंगे। अगर -2 डिक्रीमेंट करना है तो -2 लगाएंगे। अगर अगर यहाँ आउटपुट नहीं लगाएं तो मेरा क्या होगा, इम्प्लिसिट आउटपुट आएगा, और यहाँ मेरा आउटपुट लगा दिए तो मेरा क्या आएगा, एक्सप्लिसिट आउटपुट आएगा। तो रवि बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, i इक्वल टू क्या आएगा और x इक्वल टू क्या आएगा। लेगा, फिर उसको इंक्रीमेंट कर देगा 2 से, तो जब पहला नहीं, 1 लेगा तो ये पहला बताओ 1 डाटा सेट 2 में आउटपुट क्या आएगा, ये बताओ। डेटा सेट 2 में आउटपुट आएगा। अभी तो आउटपुट नहीं लिखे हैं आप, तो फाइनल आउटपुट लास्ट आउटपुट आएगा 5। तो आएगा आपका पहला आएगा 1, 1 प्लस 0 1 प्लस फिर 3 आएगा तो 4, 4 के बाद फिर 5, तो 5 9 आएगा। ये बताओ जो डाटा सेट 2 होगा, वेरिएबल कौन होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। डेटा सेट 2 में आपका वही बता रहे भैया, x जो होगा पहला देखिए, पहला i इज इक्वल टू 1 लेगा। हम शुरू से बताते हैं आप। हाँ हाँ, पहला i इज इक्वल टू 1 लेगा और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। इंक्रीमेंट कर देगा 2 से, तो मतलब i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो प्लस x से पहला 1 तो हो जाएगा 4। ठीक है।
तो फाइनल फाइनल रिजल्ट क्या आई है? को 2 से इंक्रीमेंट करेगा यानी हो जाएगा 5। फाइनल 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 9 आएगा। 9 क्या है? x इज इक्वल टू 9। तो केवल एक ही वेरिएबल क्रिएट होगा डाटा सेट में। x इज इक्वल टू 9 और i इज इक्वल टू 5 करके आएगा। आई इक्वल दो टू वेरिएबल क्रिएट होगा। आई इक्वल टू 5 आएगा। हाँ। समझाओ तो मुझे कैसे। i इज इक्वल टू 5 ही आएगा ना, क्योंकि 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। पहला 1 लेगा उसके बाद फिर उसको 2 से इंक्रीमेंट किया तो 3 हो गया, फिर उसके बाद फिर 2 से इंक्रीमेंट किया तो 5 हो गया, और फिर 2 से इंक्रीमेंट करेगा तो 7 हो जाएगा, तो लूप वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो वहाँ पे लूप एग्जिट कर जाएगा। इसलिए आई इक्वल टू क्या रह जाएगा? नहीं, 7 i इज इक्वल टू 7 होगा फिर। हाँ, क्या फोर्स होगा तभी तो बाहर आएगा ना। और हाँ 7। इस प्रोग्राम में बताओ क्या होगा। एक सेकेंड, इसमें ये प्रोग्राम डाटा सेट 3। इसमें तो आपका आएगा पहला 1 आएगा, मतलब दो वेरिएबल हो गया i और x का। पहला 1 1 में x इज इक्वल टू 1 आएगा, i इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, फिर i इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4, फिर i इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9, फिर i इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 9। मुझे ये बताओ आउटपुट डाटा सेट में क्या आएगा, बस मुझे ये बताओ। जो डाटा सेट आउटपुट 3 डेटा में जो डाटा सेट 3 बनेगा इसमें क्या रहेगा? इसमें वही चारों आएगा भाई, क्योंकि आउटपुट एक्सप्लिसिट आउटपुट कर रहे हैं ना हम लोग। तो आई 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 इक्वल टू 7 भी आएगा? नहीं 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो रन पे आता है ना, तो मेरा 3 ही आएगा। i 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। 1 3 5। और इस प्रोग्राम में -2, ये पहला वाला तो एरर देगा भैया। अच्छा, आपका 5 से 1 है ना, हाँ तो पहला 5 आएगा, फिर उसको 2 से कम करेगा तो 3, और फिर 3 को 2 करेगा तो 5 3 2, 5 3 2, 5 3 1, और फिर 1 -2 करेगा तो मतलब 4 आएगा इसमें। 5 3 1, आउटपुट डाटा -2 करेगा तो क्या होगा? आउटपुट डाटा सेट में क्या आएगा? जो 5 रहेगा डाटा सेट उसमें क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा, इसमें तो खाली सीधे फाइनल रिजल्ट आएगा। इसमें आएगा -1, और आपका पहला है 5, तो 5 प्लस 5 पहला हो जाएगा 5, फिर 5 में से -2 गया 3, तो हो जाएगा 8 8 8 प्लस 1 9, मतलब -1 और 9 आएगा। हाँ ठीक है। और इसमें इसमें वही आपका आएगा 5 3 1, और उधर वही पहला आएगा 5, फिर 5 3 8 और 1, 5 8 और 9, 3 आएगा। ठीक है। तो ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है ये देख सकते हो। देखो ये है 5 8 नहीं आ जाएगा, 5 3 1, 5 में क्या केवल एक है -1 9, 7 9, 1 3 5 1 4 9। तो एक्चुअली दिखा रही है कैसे काम कर रहा है। पहले प्रोग्राम से दिखाए, फिर हम सेम चीज को यहाँ बता रहे हैं। तो इसमें क्या है ये हम बता दिए कैसे काम कर रहा है। पहले एक्स क्या है, मतलब कि सम स्टेटमेंट है, तो सम स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहले x इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, और आई इक्वल टू मिसिंग क्रिएट कर रहा है, और n इक्वल टू 1।
और एक वेरिएबल और क्रिएट हो रहा था अंडरस्कोर एरर डॉट अंडरस्कोर, ये भी 0 यहाँ क्रिएट हो रहा था। तो पहले क्या है, i इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू 1 है तो 0 प्लस 1 x इक्वल टू क्या है, तो x इक्वल टू 0, ये ऐड होके मेरा यहाँ आया 0 1 इक्वल टू 1 1 आ गया। फिर i इक्वल टू 2, फिर यहाँ गया i इक्वल टू 2 हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ डिफॉल्ट। फिर क्या हुआ 2 हो गया, ये क्या था 2 प्लस, और x क्या था प्रीवियसली 1 था, तो 1 इक्वल टू ये 3 हो गया। तो ये 3 का सेम टाइप फिर यहाँ पर गया, फिर ये 3 हो गया, तो क्या हुआ 3 प्लस x इक्वल टू क्या है 3 है, तो क्या x इक्वल टू 3 है, तो फाइनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो मेरा 6 हो गया। अब नेक्स्ट जाओ, फिर ये यहाँ पर आएगा डू लूप में इंट से, तो x इक्वल टू 4, तो प्लस 4 और x इक्वल टू क्या है 6 है, तो फाइनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो गया। और ये देखो फिर नेक्स्ट क्या है x इक्वल टू, फिर ये जाएगा यहाँ पर जाएगा प्लस 5 प्लस x इक्वल टू क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 और ये मेरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर जाएगा डू लूप पर जाएगा, ये क्या है x इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 6 है, लेकिन क्या हो गया फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के कारण क्या हुआ लूप से आउट हो गया, लूप से आउट हो गया और i इक्वल टू 6 रह गया और x इक्वल टू 15 रह गया, i इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 15, ये मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट आएगा, केवल ये मेरा डाटा सेट में आएगा, 10 नहीं आएगा, ये तो पीडीबी में है, केवल ये 2 आएगा। सेम टाइप फिर आगे हम लोग देखते हैं। सेम चीज है, उसमें क्या हो रहा था हर एक बार 1 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा था, इनिशियलाइज किए फिर 1 टाइम्स हुआ, अब क्या हुआ 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किए, तो 2 टाइम्स में करने क्या बाय स्टेटमेंट लगाए और 2 दे दिए, तो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, जो मेरा इंडेक्स वेरिएबल है। ये इंडेक्स वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जो तुम कंसीडर करोगे, तो ये i इक्वल टू 1 था, अभी 3 हो रहा है, सेम 5 हो रहा है, ये 5 के बाद क्या, ये मेरा 5 के बाद क्या हो गया, ये मेरा नेक्स्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट में 5 के बाद नेक्स्ट आने के बाद फिर यहाँ रिपीट होगा, रिपीट होने के बाद क्या फॉल्स हो जाएगा, उसमें मेरा इंक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फॉल्स ये फॉल्स होगा तो उसमें i इक्वल टू 7 हो जाएगा, और सम x इक्वल टू 9 था तो 9 होगा, तो डाटा सेट में मेरा क्या आएगा 9 और 7 आएगा, ये इम्प्लिसिट है। और इसी चीज को हम लोग एक्सप्लिसिट में दे रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट में क्या है, उसमें मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट नहीं आएगा। अगर यहाँ इस स्टेटमेंट को हम लोग नहीं यूज करते तो मेरा आउटपुट कहाँ से आता, इम्प्लिसिट आउटपुट आता, उस समय मेरा रिजल्ट 971 आता केवल ये। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, क्या है मेरा एक्सप्लिसिट आउटपुट। एक्सप्लिसिट आउटपुट मतलब क्या, इस स्टेटमेंट के बाद जो मतलब पहले क्या होगा, पहले x इक्वल टू 1 होगा, पहले तो इनिशियलाइज किए, सम स्टेटमेंट क्या है, लेफ्ट साइडेड जो वेरिएबल है ये 0 से इनिशियलाइज होगा, और ये मिसिंग इनिशियलाइज हुआ, और ये क्या x इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 1 है, तो ये i 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया, ये फिर मतलब कि 1 कैसे हो गया, ये मेरा हो गया 1 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, 0 प्लस 1, और फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ये आउटपुट है, तो आउटपुट मतलब क्या है, ये आउटपुट ये डाटा सेट में ये आउटपुट शो कर देगा, केवल ये आएगा, ये तो केवल पीडीबी में आता है, केवल x और i ये मेरा डाटा सेट में आएगा। फिर इंड पर जाएगा, फिर देखेगा कि हाँ इंड गया, फिर ये इंड इसको कहाँ भेजेगा, डू लूप पर भेजेगा, फिर i इक्वल टू 2 इंक्रीमेंट है तो i इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो i 3 हो गया, फिर कहाँ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पर आएगा, तो i इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 4, ये 4 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया,
अब फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएगा, ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब क्या है, ये आउटपुट शो कर देगा डाटा सेट में, ये मेरा आउटपुट डाटा सेट में शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इंड स्टेटमेंट जाएगा। इंड स्टेटमेंट फिर ये रिटर्न यहाँ करेगा डू लूप पर। डू लूप पर गया, इंक्रीमेंट 2 से हुआ था तो i इक्वल टू 5 हो गया है। ये 5 हो गया, 5 प्लस ये क्या, ये 5 और ये x इक्वल टू 4 तो क्या हो गया, 9 हो गया, x इक्वल टू 9 हो गया। फिर ये हो गया। फिर इस स्टेटमेंट पर आएगा। इस स्टेटमेंट में क्या है, तो ये आउटपुट है, तो फिर ये इस आउटपुट को शो कर देगा। ये आउटपुट को शो कर दिया। अब फिर ये क्या है, फिर जाएगा ये इंड स्टेटमेंट, फिर ये डू लूप पर यहाँ शो कर देगा। जो डू लूप देगा तो क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ क्या है, x इक्वल टू 7 है, तो ये मेरा फॉल्स हो रहा है, तो मेरा आउटपुट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लिसिट आउटपुट है, ये ऑलरेडी आउटपुट आया हुआ, तो केवल 1, 4 और 9 केवल यही मेरा डाटा सेट में आएगा, ये मेरा नहीं आएगा। यहाँ पर केवल मेरा एक्सप्लिसिट आउटपुट ही ओनली आएगा, दोनों नहीं आएगा, या इम्प्लिसिट आएगा या एक्सप्लिसिट आएगा। सेम चीज है यहाँ भी, इसमें भी। इस पर क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 1 to 5 तो नहीं होगा, 5 to 1 ही डिक्रीमेंट चलेगा। तो पहले 0 है तो यहाँ पहले 5 है, ये 0 है तो 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। फिर क्या है, ये 3 है, डिक्रीमेंट हो गया, 5 माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 3 और 5 इक्वल टू 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब फिर ये 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब फिर क्या है, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 माइनस 2 से, फिर यहाँ पर ये जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, ये देखा कि माइनस 1 फॉल्स है, तो ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा, आउट ऑफ लूप जाएगा तो इम्प्लिसिट आउटपुट आ जाएगा, जो x i इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 9 रहेगा। ये चीज याद रखना है, अगर ये चीज याद है तो ये क्वेश्चन में कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ऑलवेज सही होगा। ये कंसेप्ट केवल याद रखना है, कब इम्प्लिसिट में कौन सा आ रहा है, एक्सप्लिसिट में कौन सा आ रहा है, ये क्वेश्चन ऑलवेज रहता है इससे। कि दो टाइप का और हम लोग बता रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या है, एक मान लो हम एक डाटा सेट बना रहे हैं, मान लो एक डाटा सेट बनाए हम लोग, टेस्ट डाटा सेट हम लोग बनाए हैं, टेस्ट एक्स वाई जेड जब वेरिएबल है, और ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम बनाए हैं। अब इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं इस प्रोग्राम में, i इक्वल टू 1, ये चीज याद रखना है, ये सेट स्टेटमेंट यहाँ लगा रहे हैं। ये दो प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, एक चीज गौर करना, इसमें डू के अंदर सेट स्टेटमेंट लगा हुआ है और ये सेट स्टेटमेंट डू के बाहर लगा, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ये देखना है एक चीज। और ये इसमें क्या है, एक लूपिंग 1 2 3 था, 1 2 3 हम लोग यूज नहीं किए हैं, ये एक हम लोग कैरेक्टर यूज किए, एक्स वाई जेड यूज किए, तो क्या डिफरेंस हो जाता है, ये चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ देखें कैसे काम कर रहा है। ये डाटा सेट हम बनाए तो क्या हुआ, पहला हुआ क्या, यहाँ से बताते हैं। ये डाटा सेट है एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हम लोग यूज किए। तो अब हम क्या दे रहे हैं, तो मैं क्या क्रिएट होगा पीडीबी में एक्स वाई जेड भी क्रिएट होगा। इसमें क्या है, अगर इस प्रोग्राम में देखे तो केवल एक्स वाई और ए एक्स वाई और आई ये वेरिएबल मेरा क्रिएट होगा, पीडीबी में 2 और क्रिएट होगा, लेकिन ये डाटा सेट में केवल ये मेरा क्रिएट होगा। डाटा सेट का केवल हम लोग देखें तो पहला क्या है, i इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू 1, फिर सेट हम क्या किए, i इक्वल टू सेट किए,
सेट टेस्ट थ्री क्या हुआ कि केवल यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद क्या हम जानते हैं कि एक सेट असेसमेंट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लोड करता है, वन टाइम वन ऑब्जर्वेशन को लोड करता है। तो यहाँ पर आया तो क्या हुआ, x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 को यहाँ लोड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ आया तो ये क्या है, a प्लस वाई प्लस जेड। तो a क्या है, 0 से इनिशियलाइज है, तो 0 प्लस 1 प्लस 2, ये क्या हो गया, 0 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। पहले क्या था, ये 0 था, ये मिसिंग था, ये मिसिंग था और ये भी मिसिंग था। पीडीबी में देखे तो क्या गया, 0 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ये मेरा आउटपुट आ गया। फिर ये इंट, ये लूप यहाँ क्या हुआ, इंट हुआ, फिर ये लूप यहाँ आएगा, ये लूप यहाँ पर आया, समझे। फिर ये लूप आने के बाद क्या हुआ, फिर i इक्वल टू, एक बार इंक्रीमेंट करेगा, i इक्वल टू 2 हुआ। डिफॉल्ट है बाय स्टेटमेंट यूज नहीं किए हैं तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट असेसमेंट में गया, लूपिंग में आया, सही है, चलो इस असेसमेंट में आया तो क्या हुआ, अबड़ी इस बार यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पर आ गया तो 4 और 5, तो ये क्या हुआ, 4 और 5 को लोड किया। तो और a इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस 4 प्लस 5, तो क्या हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 12। यहाँ क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 12 आ गया। अब फिर क्या, ये इंड हो गया, फिर इंड स्टेटमेंट किया, फिर इंड स्टेटमेंट क्या किया, यहाँ पर रिटर्न किया, रिटर्न होके यहाँ पर आया। तो फिर क्या हुआ, रिटर्न होने के कारण तो ये मेरा हो गया, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, 3 पर गया, 3 पर गया, फिर यहाँ क्या आ गया, यह सेट स्टेटमेंट पर गया, तो ये मेरा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 7 और 8, 7 और 8 आ गया। तो 7 8 क्या है, a प्लस वाई प्लस एक्स, तो a क्या है 12, y x क्या है 7 और y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 7, मतलब 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 8 27, तो a क्या हो गया, 27 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ये रिटर्न करेगा डू पर रिटर्न होगा। फिर क्या हुआ, i इक्वल टू 4 हो जाएगा, i इक्वल टू 4 हो गया। लेकिन ये फॉल्स हो रहा है, जब फॉल्स हो रहा है तो लूप से आउट हो जाएगा, तो लूप से आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय x का वैल्यू 7 था, y का वैल्यू 8 था और a का वैल्यू 27 था। ये मेरा आउटपुट डाटा सेट में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट है। ये चीज को समझना है कि इम्प्लिसिट आउटपुट एक्सप्लिसिट आउटपुट काम कैसे कर रहा है। केवल हम लोग केवल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप तुरंत समझ में आएगा। कभी भी प्रॉब्लम है तुम स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट लिखो, जैसे पीडीबी रिजल्ट लिखाता है तो पीडीबी का रिजल्ट लिखो, एकदम समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिक देखो कि हाँ ये रिजल्ट हो रहा है, कैसे आ रहा है। ये पीडीबी का जो है, पीडीबी का रिजल्ट लिखो, तुमको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसलिए पीडीबी इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि रिजल्ट तो केवल 27 7 8 ही आउटपुट में आ रहा है, लेकिन ये इंटरमीडिएट टर्म तो ये भी है, जो इंटरमीडिएट टर्म जो नहीं आ रहा है, लेकिन एक्सप्लिसिट आउटपुट लगाएंगे तो इंटरमीडिएट जो आउटपुट है केवल उसको शो करता है। अब इसमें एक चीज नया क्या है, इसमें नया है क्या कि यहाँ पर डू स्टेटमेंट में हम आई इंडेक्स वेरिएबल स्टार्ट और स्टॉप की जगह हम एक सिंपल सा कैरेक्टर यूज किए एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या है, तो ये वेरिएबल क्रिएट होगा, एक्स भी क्रिएट होगा, वाई भी क्रिएट होगा, जेड भी होगा, आई भी क्रिएट होगा, ए भी क्रिएट होगा और एन जो क्रिएट होगा। ये तो मेरा पीडीबी में क्रिएट होगा केवल एन वाला, और ये मेरा पूरा डाटा सेट में क्रिएट होगा, और ये भी केवल मेरा पीडीबी में क्रिएट होगा ये सब। तो पहले इनिशियलाइज होगा मिसिंग से, और ए हम सम स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड वेरिएबल ए है तो 0 से इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइज किया। फिर क्या हुआ, एक्स हुआ, और हम क्या किए हैं, यहाँ सेट स्टेटमेंट यूज किए हैं। ये चीज देखो, पहले लूप से पहले हम यहाँ सेट स्टेटमेंट यूज किए। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइज होने के बाद पहला लूप पर जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये मेरा
जाएगा पहले ये पहले मेरा यहाँ आएगा 1 2 3 पर आएगा, उसके बाद पहले क्योंकि सेट इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा अपना मतलब 1 2 3, तो इसे एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 2 3 हो गया, और आई का तो 1 है, फर्स्ट है आई इक्वल टू 1 है, ये 1 होगा, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस आई क्या है 1 है और ए 0 है, तो ए क्या हो गया 1 हो गया। एक्सप्लिसिट आउटपुट नहीं है तो नहीं कोई रिजल्ट शो करेगा, और इंड है तो फिर क्या होगा फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर क्या है एक यहाँ पर आया, फिर ये अपना फिर चलेगा, उस समय भी अभी 2 और 3 है, x इक्वल टू क्या है 1 है और y इक्वल टू 2 है, z इक्वल टू 3 है, लेकिन यहाँ i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला x बार के लिए है, सेकेंड y के लिए है और तीसरा z के लिए, मतलब 3 बार इस बार लूप में चलेगा। पहले x बार के लिए चलेगा लूप में आएगा, एक बार y बार के लिए लूप में चलेगा, एक बार z के लिए लूप में चलेगा। तो x के लिए ये लूप में चला, y के लिए ये लूप में चला, ये लूप में चला, फिर तो ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा 1 2 3, ये ऐड होके 2 + 1 ये 3 हो गया यहाँ पर, फिर ये रिटर्न होके यहाँ पर आएगा, फिर ये z पर है, एक z के लिए यहाँ पर चलेगा लूपिंग, तो फिर ये 1 ये भी यहाँ 1 है 1 2 3, ये लूपिंग i इक्वल टू 3 है, 3 रहेगा, और ये मेरा क्या है 3 + 3 मेरा 6 हो जाएगा। ये क्या हुआ मेरा 6 हो गया, 6 होने के कारण क्या हो गया मेरा फिर ये 6 आ गया n इक्वल टू 1। ये अब क्या है देखो, पहले क्या था सब में n इक्वल टू 1 है, ये पहला इटरेशन चल रहा है n, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पर पहले में, तो n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 1 में है और a इक्वल टू 6 हो गया, फिर नेक्स्ट में जाएगा ये 3 है तो फॉल्स है, क्योंकि x y z था और दूसरा कोई नहीं है। तो अब नेक्स्ट है क्या, ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा, फॉल्स होने के कारण आउट ऑफ लूप हो जाएगा, और आउट ऑफ लूप होने के कारण क्या हो गया, ये मेरा इम्प्लिसिट एक मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट यहाँ शो करेगा। ये मेरा क्या है इम्प्लिसिट आउटपुट x इक्वल टू 1 2 3 और 6 शो करेगा, लेकिन फिर ये r क्या करेगा यहाँ रिटर्न करेगा, डाटा सेट पर आएगा, फिर सेट स्टेटमेंट में जाएगा, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या है x y z 4 5 6 है, 4 5 6 शो यहाँ पिक करेगा, लेकिन क्या इटरेशन 2 है, तो i इक्वल टू पहले 3 था और a इक्वल टू 6 था, तो एक इंक्रीमेंट होगा तो i इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर सेम टाइप से इसमें भी x y z के लिए काम करेगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर काम करेगा x y z के लिए। सेम चीज x y z के लिए इंक्रीमेंट हुआ और इसमें फिर 21 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये रिटर्न होगा यहाँ पर, फिर सेट स्टेटमेंट में जाएगा तो फिर 7 8 9 आएगा, फिर यहाँ 6 था 6 i इक्वल टू 7 हो जाएगा, फिर ये एक बार x के लिए, एक बार y के लिए, एक बार z के लिए, ये तीनों रिटर्न होगा, फिर अंत में देखिए कि सारा ये इम्प्लिसिट हो जाए खत्म हो गया, तो फिर ये मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट आ जाएगा, इम्प्लिसिट आउटपुट एंड इम्प्लिसिट रिटर्न। रन स्टेटमेंट का क्या काम है, इम्प्लिसिट आउटपुट एंड इम्प्लिसिट रिटर्न। तो ये तो मेरा इसका काम हो गया, ये कैसे मेरा काम कर रहा है, तो इसको हम लोग देखें कि कैसे मेरा डू स्टेटमेंट डू लूप मेरा कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, डू लूप का कब, और मतलब कि इस कंसेप्ट पर अगर ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें हम लोग बहुत सारा सिनारियो बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग सर्टिफिकेशन में देखें तो ज्यादातर सिनारियो मेरा आता है मतलब कि वही क्वार्टर पर आता है और ईयरली पर आता है, जो मेरे पास एक दो कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन में उस टाइप के आता है मेरे पास। नेक्स्ट क्या है, ये तो डू लूप हो गया,
अब ये क्या, डू वाइल। रवि ये समझ में आया? तो पहले हम लोग बात कर रहे थे डू लूपिंग के बारे में। तो डू लूपिंग में एक्चुअली जब एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल टाइप इटरेशन में यूज करना होता है तो हम लोग डू लूपिंग यूज कर रहे थे। तो अब है क्या कि उसमें कोई कंडीशन हम नहीं लगा रहे थे, अब है क्या हम लोग कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। तो उसमें केवल हम लोग दे रहे थे कि चलो 1 से 5 तक इंक्रीमेंट करना है, इतना से इंक्रीमेंट करना है या इतना डिक्रीमेंट करना है, उस अनुसार हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। तो कंडीशन लगाने पर लूपिंग कैसे काम करता है, तो कंडीशन लगाने पर हम लोग यूज करते थे। तो एक्चुअली हम लोग इसे कंडीशन फॉर लूप यूज करते हैं सी प्रोग्राम में, वाइल यूज करते हैं, डू वाइल यूज करते हैं, कंडीशनल लूपिंग हम लोग यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। कि कुछ कंडीशन लगाते हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप करके वाइल डू वाइल हम लोग लगाते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सेम टाइप का यहाँ भी हम लोग कंडीशनल इटरेटिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, वी कैन यूज डू वाइल डू अनटिल स्टेटमेंट टू स्टॉप द लूप when condition is met rather than loop executed a specific number of times। मतलब क्या है, इसमें डू वाइल या डू अनटिल स्टेटमेंट यूज करते हैं तब तक मेरा वो कंडीशन, जब तक मेरा वो उसका जो कंडीशन है मीट ना कर जाए। और मेन है क्या कि डू वाइल और डू अनटिल कब यूज करेंगे। और सबसे बड़ा लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मतलब कि एक एक क्वेश्चन आता है इससे भी डू वाइल डू अनटिल से। तो एक्चुअली इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, मेन प्रॉपर्टी समझना है। मेन प्रॉपर्टी समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका प्रॉपर्टी समझना में जो है सेम जो डू वाइल का प्रॉपर्टी है, डू अनटिल का प्रॉपर्टी जस्ट लाइक आउटसाइड उल्टा है। प्रॉपर्टी आउटसाइड है लेकिन जस्ट लाइक उल्टा है। तो डू वाइल में पहला चीज क्या है, तो डू वाइल में है पहला चीज क्या, पहला चीज याद रखो, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर जो हम डू लूप लगा रहे हैं उस लूप में अगर हम मेरा कंडीशन सही है, अगर डू वाइल इसका है स्टेटमेंट है, तो हम क्या केवल क्या लिखते थे, डू अनटिल लिखते थे। तो लेकिन अब हम लोग क्या लिखते हैं इसका सिंटेक्स में, देखा रहे एक मिनट, ये मेरा सिंटेक्स है डू वाइल एक्सप्रेशन। ये मेरा एक्सप्रेशन है, जो 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 एक्सप्रेशन मतलब जो जो कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे या स्टेटमेंट ये रहने। पहले क्या लगा रहे थे, डू लगा रहे थे, ये इंडेक्स वेरिएबल इक्वल टू स्टार्ट स्टॉप बाय इंक्रीमेंट या स्टेटमेंट इंट लगा रहे थे डू वाला। तो ये सिंपल डू वाला स्टेटमेंट में है। तो डू वाला स्टेटमेंट का पहला कंडीशन क्या है, पहला है प्रॉपर्टी कि जो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट सेकेंड इस स्टेटमेंट में आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, समझे, तब जाके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। याद रखना केवल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद रखना है। डू वाइल और डू अनटिल का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ सकता है डू वाइल और डू अनटिल में डिफरेंस क्या है, तो वहां पर इसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है। सिंपल सा है, अगर डू वाइल का प्रॉपर्टी याद है डू अनटिल ऐसे रहेगा। और डू वाइल का प्रॉपर्टी क्या, जो जो डू में यूज करते हैं, जो हम लोग सिंपल और सिंपल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, सो ही इसका प्रॉपर्टी है। क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा तब यहाँ जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, इसका जो एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा एट टॉप ऑफ द लूप होगा। ये आगे हम प्रोग्राम में समझाएंगे, एग्जांपल देखे। टॉप ऑफ द लूप क्या होता है और बॉटम ऑफ द लूप क्या होता है, ये चीज है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड एट टॉप ऑफ द लूप। और तीसरा क्या है, द स्टेटमेंट इन द लूप नेवर एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन इज इनिशियली फॉल्स। सेम कंडीशन है ये, एक प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी टू, अबाउट सेम है, क्योंकि ये
एक्सप्रेस मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी इस लूप में जाएगा, अगर कंडीशन सही नहीं है तो इस लूप में नहीं जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो ये एक तो हो गया कि कंडीशन ट्रू होगा तभी जाएगा, और दूसरा चीज क्या, एग्जीक्यूट एट द टॉप ऑफ द लूप। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप ऑफ द लूप। ये कीवर्ड इंटरव्यूअर हमेशा यही सुनना चाहता है, ये कीवर्ड को सुनना चाहता है, टॉप ऑफ द लूप। ये टॉप ऑफ द लूप है, इस कीवर्ड को सुनना चाहता है। हो सकता है कि बहुत तरीके से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन एक इंटरव्यूअर के माइंड में कुछ सेटअप होता है कि ना कोई ये कीवर्ड सुनना है, तो उसके लिए टॉप ऑफ द लूप ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये कीवर्ड। और दूसरा क्या है, डू अनटिल। डू अनटिल में सेम इसका अपोजिट है, उल्टा है। डू अनटिल में क्या है, डू अनटिल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन द डू लूप रिपीटेटिवली अनटिल द कंडीशन इज ट्रू। वहां पर क्या था कि कंडीशन फॉल्स होता था, डू वाइल में था क्या, कंडीशन अगर फॉल्स होता था तो वे क्या होता था, लूप से आउट हो जाता था। लेकिन ये क्या है, जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक लूप में रहेगा, और कंडीशन ट्रू हो गया तो ये लूप से आउट हो जाएगा। ये सेम उल्टा डिफरेंस है, डू वाइल और डू अनटिल, और इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, जस्ट अब उल्टा, बॉटम ऑफ द लूप। ये वैल्यू एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एट बॉटम ऑफ द लूप, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में जस्ट उल्टा चल रहा है दोनों का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, ये पॉइंट दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पॉइंट क्या बोलता है, द स्टेटमेंट इन द लूप्स आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कुछ भी है, तो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही। डू वाइल में क्या था कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसमें क्या है कि अगर ट्रू या फॉल्स कुछ भी है, एक बार तो एग्जीक्यूट तो करेगा ही। क्यों करेगा, इसका लॉजिक है, इसका करने के कारण क्या है, ये पॉइंट है, क्यों एक बार एग्जीक्यूट करता है। इसमें क्या दिया है, मतलब कि 4 और 2 को समझोगे, 4 और 2 पॉइंट को समझोगे तो तुम्हारा पॉइंट 3 समझ में आएगा एट ए टाइम, क्यों केवल एक को करता है। तो पॉइंट 4 क्या है, एट थ्रू द कंडीशन इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द लूप एंड इट इज इवैल्यूएटेड एट बॉटम ऑफ द लूप। एक्चुअली कंडीशन तो हम तो टॉप ऑफ द लूप पर यूज कर रहे हैं, लेकिन इवैल्यूएट कहाँ हो रहा है, बॉटम ऑफ द लूप पर हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, बता रहा हूं, मान लो ये कोई कंडीशन मैं लगा रहा हूँ, तो चलो इसी एग्जांपल से हम समझाते हैं ये कैसे काम कर रहा है, डू अनटिल और डू वाइल। फिर डू अनटिल को समझाते हैं, क्योंकि अभी डू अनटिल की बात कर रहे थे। तो पहला चीज मैंने क्या बताया कि एक बार एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द लूप पर इसका कंडीशन काम करेगा। और एक कंडीशन और था क्या, जब कंडीशन मेरा ट्रू होता है, इसमें जब मेरा कंडीशन ट्रू होगा तब ये मेरा क्या होगा, लूप से आउट हो जाएगा अनटिल में। तो चलो देखते हैं क्या है आखिर बात। इसमें क्या कि डू अनटिल लगा है, ये सिंटेक्स है, वाइल के बस अनटिल लिखा गया, और ये एक्सप्रेशन है, हम लिखे x इज ग्रेटर देन 6, एक ये कंडीशन डाले x ग्रेटर देन 6, और सम स्टेटमेंट x प्लस 1 और इन स्टेटमेंट लगाए। तो क्या हुआ, x प्लस करने से क्या हुआ, 0 इनिशिएट हुआ, x इक्वल टू 0। और अनटिल में हम लोग क्या बोले, अनटिल में बोले क्या, पहले ये स्टेटमेंट रन करेगा,
पहले क्या होता था, डू वाइल में पहले ये स्टेटमेंट को चेक करता था, अगर ये ट्रू है तब ये इस स्टेटमेंट में इस लूप में जाता था, इस लूप में गया तब ये स्टेटमेंट तुम्हारा इवैल्यूएट होता था। लेकिन यहाँ क्या है, पहले ये स्टेटमेंट को रन करेगा, ये स्टेटमेंट रन करेगा, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा। समझे, मतलब कि एक बार तो मतलब कि पहला वही स्टेटमेंट रन हो गया, अब ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स कुछ भी है, एक बार तो एक रिजल्ट तो आया, तो वही तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ बोल रहे थे हम लोग क्या, कि स्टेटमेंट इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, मतलब इस कारण है, इस लॉजिक के कारण एक बार तो ये एग्जीक्यूट तो होगा, क्योंकि हम पहले ये कंडीशन को रन कर रहे हैं, उसके बाद इसको रन कर रहे हैं, क्योंकि ये और इसलिए इसको बोलते हैं क्या कि ये द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एट बॉटम ऑफ द लूप। ये जो एक्सप्रेशन है, जो सिंटेक्स की एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, ये इवैल्यूएट कहाँ होगा, बॉटम ऑफ द लूप। ये जो लूप है, इस लूप के यहाँ पर इवैल्यूएट हो जाएगा, पहले ये कंडीशन रन करेगा, उसके बाद इस कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। समझे, ये बोलते हैं यहाँ बॉटम ऑफ द लूप। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहले ये कंडीशन रन हो रहा है और एवैल्यूएट भी यहीं पर हो रहा है, यहीं पर कंडीशन को, उसके बाद ये जा रहा है, इसलिए बोलते हैं ये कहाँ काम करता है, टॉप ऑफ द लूप काम करता है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज एवैल्यूएटेड एट टॉप ऑफ द लूप, मतलब कंडीशन भी हम यहीं पर चेक कर रहे हैं, और इवैल्यूएशन जो एक्सप्रेशन, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है x इज लेस देन 6, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, पहले मेरा यहाँ इवैल्यूएट हो रहा है, उसके बाद इस कंडीशन में जा रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, पहले x इक्वल टू 1 में जा रहा है, उसके बाद डू अंटिल में जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द लूप। ये x इक्वल टू इसके यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर ये लोग काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द लूप, उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द लूप। तो देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है, तो वाइल में हम लोग देखते हैं, और डिफरेंस दोनों देख लेते हैं इसी से हम लोग। तो इसमें क्या है, हम लिखे डू वाइल x इज लेस देन 6, चलो ठीक है, और कंडीशन जानते हैं अगर कंडीशन फॉल्स, इसका प्रॉपर्टी जानते हैं डू वाइल का, अगर प्रॉपर्टी फॉल्स हो गया तो क्या होगा, लूप से आउट हो जाएगा, ये होगा। और इसमें हम x प्लस 1 दिए हैं, तो x क्या होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, जो सही है, तो 0 लेस देन 6 सही है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो मतलब यहाँ पर आएगा, सेकेंड में आएगा, तो क्या होगा 0 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा, तो 1 है, तो चलो ये सही है। फिर क्या है, फिर ये इंक्रीमेंट होके यहाँ पर आएगा, तो 1 है, फिर देखेगा 1 इज लेस देन 6 है, हाँ चलो 6 सही है, 2 है, 2 है, फिर जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, 2 इज लेस देन 6 है, चलो सही है, फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 6 है, सही है, क्या 4 लेस देन 6 है, सही है, 5 लेस देन 6 है, सही है, 6 लेस देन 6 है, सही है। लेकिन अब क्या होगा, फिर जाएगा x इक्वल टू 7 हो जाएगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो 7 लेस देन इक्वल टू 6, ये नहीं है, ये नहीं है, लूप से आउट हो गया और इम्प्लिसिट आउटपुट देगा, तो मेरा आउटपुट मेरा यहाँ से आगे आ जाएगा एक, तो मेरा फाइनली आउटपुट क्या आ जाएगा, तो मेरा आउटपुट फाइनली इस ये जो यहाँ जो है, तो हम बताए थे डू वाइल स्टेटमेंट में, तो जब मेरा ये मेरा फॉल्स होगा तो उसके अनुसार मेरा आउटपुट आएगा x इक्वल टू 7 आ जाएगा मेरा। और सेम चीज डू अंटिल में है, क्या है, x इज ग्रेटर देन, अगर तुम इसको लेस देन लिख दोगे और डू अंटिल लिखोगे तो इनफाइनाइट लूप चलते रह जाएगा उस प्रोग्राम को। कभी कभी ट्राई करना, तो ट्राई करोगे तो क्या होगा, वो कंडीशन को चेक करते रह जाएगा, तो इनफाइनाइट लूप में चलते रहेगा तुम्हारा प्रोग्राम। तो डू वाइल डू वाइल में प्रॉपर्टी क्या है, एक एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा और बॉटम ऑफ द लूप पर एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो वो लूप से आउट हो जाएगा।
पहले क्या था, कंडीशन फॉल्स होता था तब लूप से आउट होता था। तो इसमें क्या है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 0+1 दिए, तो इसमें है कि 0+1 पहले है 0, x इक्वल टू 0 है, हाँ, तो 0 पहले एक बार ये रन कर जाएगा, 0+1 1 हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 6, हाँ फॉल्स है तो सही है। फिर 6 हो गया, 1 हो गया तो 1+1 फिर 2 हो गया, 2 के बाद कंडीशन चेक करेंगे, 2 ग्रेटर देन 6, हाँ फॉल्स है। फिर क्या है, फिर ये 3 एक बार इंक्रीमेंट 3 होगा, फिर कंडीशन चेक करेंगे, 3 है तो 3 ग्रेटर देन 6 है, हाँ चलो ठीक है फॉल्स है। फिर क्या है, अवशिष करते जाएंगे 6 तक के लिए, फिर अवशिष 7 होगा, तो 7 ग्रेटर देन 6 है, हाँ ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो हम लोग जानते हैं क्या है, ट्रू हो गया तो आउट ऑफ लूप हो जाएगा। जब तक फॉल्स है उस लूप में रहेगा अंटिल में, जबकि वाइल में क्या था, जब तक ट्रू था तो उस लूप में रहेगा, फॉल्स होगा तो आउट रहेगा। लेकिन डू अंटिल में क्या है, जब तक फॉल्स है तो उस लूप में रहेगा, ट्रू हो गया तो आउट बाहर हो जाएगा। और ये इम्प्लिसिट आउटपुट है, तो केवल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा। अरे यहाँ इसमें भी सेम चीज है, यहाँ क्या किए हैं, एक और एग्जांपल में यहाँ पहले हम इनिशियलाइज कर दिए x इक्वल टू 7, ये क्या किए, x इक्वल टू 7 इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पहले, इसमें तो क्या होता है, x इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होता है। अब क्या x इक्वल टू 7 इनिशियलाइज किए, तो सेव, अब ये कंडीशन यहाँ चेक करेगा, 7 लेस देन 6, हाँ सही है, तो नो 7 लेस देन 6 गलत है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप हो गया तो मतलब सीधे आउटपुट आ जाएगा, तो सीधे इम्प्लिसिट आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7, तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7 आ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये मेरा कंडीशन फॉल्स है। एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी देखते हैं, डू अनटिल से है। तो इस एग्जांपल में मेरा क्या हो रहा है, इसमें क्या है, डू अनटिल सेव, यहाँ भी x को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वाइल की जगह अनटिल यूज कर रहे हैं। तो क्या है, ये मेरा पहला काम क्या है, पहले अनटिल में बताते, पहले ये रन करेगा, 7+1 8 हो गया, चलो सही है, 8 हो गया। अब 8 को अब कंडीशन में चेक करेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द लूप पर इवेल्युएट होता है, तो 8 इज ग्रेटर देन 6, तो क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन है, मतलब क्या है, ये ट्रू है, तो ट्रू है मतलब क्या है, आउट ऑफ लूप हो जाएगा, आउट ऑफ लूप हो जाएगा मतलब कि x इक्वल टू 8 शो करेगा आउटपुट। अगर फॉल्स होता तो फिर इस लूपिंग में चलता, फिर एक बार इंक्रीमेंट होता, फिर कंडीशन चेक करता। तो ये मेन फंडा था, कैसे वाइल और डू वाइल मेरा काम कर रहा है, और ये सब में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग को डिफरेंस देखना था, डिफरेंस हम लोग करते कैसे हैं ये सब में। तो इसमें देखो क्या है, पहला सिनारियो क्या है, पहला सिनारियो है क्या, कि एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का जो सैलरी, जो इन्वेस्टमेंट करता है 50,000, और वे कंपेयर करता है ईयरली वर्सेस क्वार्टरली, और वे 4.1 ईयर 4.5% इंटरेस्ट के अनुसार वे इन्वेस्टमेंट करता है। तो देखता है हाउ मच मनी विल बी एम्प्लॉय इन इस सिचुएशन, मतलब ईयरली और क्वार्टरली के अनुसार दोनों क्या मनी को उसको मिलेगा। और सेकेंड क्या है, सेकेंड सिनारियो, पहले 4 सिनारियो हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड सिनारियो है क्या, जो एम्प्लॉय है 1 जनवरी ऑफ ईच ईयर वन एम्प्लॉय इन्वेस्ट 500 in an account,
Determine the value of an account after 3 years based on the constant annual interest rate of the 4.5% of the starting in 2008. मतलब इसमें क्या है, वे कांस्टेंट एनुअल इंटरेस्ट रेट 4.5% पर कब से स्टार्ट किया, 2008 से, और वे प्रत्येक जनवरी को, एवरी जनवरी को वो 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है। तो पता करना कि आफ्टर 3 ईयर उसका टोटल अमाउंट क्या होगा जब मेरा कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट 4.5%। ये सेकेंड सिनारियो हुआ। थर्ड सिनारियो क्या बोलते हैं, थर्ड सिनारियो क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर दैट इट वुड टेक्स फॉर एन अकाउंट टू एक्सीड 10 लाख if 5,000 is invested annually at 4.5 times। मतलब सेकेंड सिनारियो थर्ड सिनारियो सेम है। सेकेंड सिनारियो में क्या था कि आफ्टर 3 ईयर के बाद हम लोग को देखना तो उसका टोटल अमाउंट क्या हो जा रहा है, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि उसका जो अमाउंट है कितने साल के बाद 10 लाख क्रॉस कर जाएगा। ये कि हमको ईयर निकालना है, कितने साल के बाद उसका जो अमाउंट है 10 लाख से ऊपर हो जाएगा, ये चीज देखना है। नेक्स्ट सिनारियो है फोर्थ सिनारियो। फोर्थ सिनारियो क्या है, इसमें हम लोग करते 3 बैंक है। कंपेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिंग 5,000 a year for 5 years in 3 different banks that compound interest quarterly। ये क्या, assume that each bank has a fixed interest rate stored in a bank data sheet। मतलब क्या है, इस बार हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों बैंक के रिजल्ट को, और ये 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कितने कर रहे हैं, 5,000, जस्ट लाइक प्रीवियस सिनारियो 5,000 प्रत्येक ईयर हम लोग कर रहे हैं, और ये कंपाउंड जो है क्वार्टरली ये चल रहा है, और सब बैंक का सेम जो इंटरेस्ट रेट है सेम है या फिक्स्ड है। तो इसको हम लोग को देखना ये लोग कैसे है। तो पहला सिनारियो क्या था, पहला सिनारियो ये था कि प्रत्येक साल मतलब कि हम लोग 50,000 इन्वेस्टमेंट किए। पहला सिनारियो ये था कि 50,000 हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, हम लोग 50,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के करने और क्या है, इंटरेस्ट रेट 4.5% है। तो प्रत्येक क्वार्टर को हम लोग देखें तो ये पहला क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। पहला क्वार्टर में है अबाउट इतना मिलेगा, सेकेंड क्वार्टर में है फिर इतना मिलेगा, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। मतलब कि ईयरली और क्वार्टरली, केवल ये तो पूरा मेरा क्वार्टरली के अनुसार चल रहा था, तो फाइनली मेरा पूरा ईयर में मिलेगा। ये है मेरा टोटल जो जितना जुटेगा उसके अनुसार मेरा कितना क्वार्टरली हो रहा है और कितना ईयरली हो रहा है। इसके बाद हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम है। तो उसको क्या कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम को तो वही लिखे डू क्वार्टर आई इक्वल टू कितने 4 क्वार्टर के लिए, तो क्यू प्लस है इंटू आर बाई 100। अगर प्रत्येक क्वार्टर के लिए देखना है तो एक्सप्लिसिट आउटपुट लगा दिए। उसके बाद सेम प्रोग्राम है दोनों, इसको रन कराएं तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर
थर्ड क्वार्टर और मेरा फोर्थ क्वार्टर में मेरा इतना अमाउंट मेरा मिलेगा। प्रत्येक क्वार्टर में हम लोग देखे थे, और इसको टोटल एनुअली है, दोनों एनुअली से हम लोग इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट सिनारियो हुआ। और सेकेंड सिनारियो क्या था? सेकेंड सिनारियो था क्या कि ये एवरी ईयर क्या है, एवरी ईयर 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। हाँ, 5,000 हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर एवरी ईयर। चलिए इसमें हम 50,000 दिए, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो हम लोग क्या किए हैं, 50,000 हम लोग एवरी मतलब प्रत्येक जनवरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मुझे पता करना है कि आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर के बाद ये प्रोग्राम है, तो इसमें कितना यूज किए हम लोग, इन्वेस्ट किए हैं 1 2 3 5,000। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग 2008 से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हैं, और एवरी जनवरी को हम लोग 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है, कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट 4.5% है। तो 3 साल के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किए, सेम किए, डू ईयर 2008 से कब किए हैं, 3 साल के लिए, 8 9 10, 3 साल हो गया। तो क्या कर रहे हैं, पहले एवरी ईयर अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले मान लो 0 अमाउंट था पहला ईयर में, प्लस 5,000, मतलब पहला साल कितना हो गया, 5,000 इन्वेस्टमेंट था। और टोटल आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के बाद क्या हुआ, अमाउंट प्लस अमाउंट इंटू 100 बाई प्लस इतना, टोटल अमाउंट हो गया। अब ये वो फिर ये आउटपुट दे देगा पहला ईयर का। फिर सेकेंड ईयर में जाएगा, जो अमाउंट रहेगा उस अमाउंट में फिर 5,000 हम ऐड कर दिए, फिर उस अमाउंट का टोटल अमाउंट निकल जाएगा। फिर 2010 में जाएगा, फिर जनवरी में 5,000 इन्वेस्टमेंट किए, फिर उस अमाउंट का टोटल अमाउंट निकलेगा, ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये मेरा था कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद हम लोग कितना आ रहा है हम लोग का। तो 8 में 5,225 रुपया इंटरेस्ट मिला, टोटल अमाउंट 5,225 हो गया। अब फिर तब 5,225 प्लस 5,000 फिर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट किए, और उसको टोटल इंटरेस्ट मिलने के बाद कितना हो गया, 10,685 रुपया प्लस 125 इतना हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर 5,000 और इन्वेस्टमेंट किए, मतलब 15,685 का उस पर इंटरेस्ट लगा, तो 16,390 रुपया इतना 2010 में मुझे मिला। तो ये हुआ कि हम लोग कैसे उसका प्रोग्राम लिखेंगे। इस सेकेंड सिनारियो का सिंपल था, 3 ईयर के लिए था, 3 लूप लगा दिए 3 साल के लिए। तो पहला क्या बोल रहा था, पहला चीज बोल रहा था कि प्रत्येक अमाउंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, अमाउंट लिख दिए, फिर क्या उसका इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट लिख दिए। और ये प्रत्येक ईयर का देख रहे हैं, तो प्रत्येक ईयर का आउटपुट लगा देते, एक्सप्लिसिट आ गया। अगर नहीं लिखते हैं तो केवल 2,000 एक्चुअली आउटपुट मेरा क्या आता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। रवि आउटपुट मेरा क्या आएगा, अगर यहाँ इम्प्लिसिट आउटपुट रहेगा तो यहाँ पे लास्ट में आउटपुट दिखाएगा। हाँ, तो क्या होगा, ईयर 2011 शो करेगा, 10 शो नहीं करेगा। याद रखना ये इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, 10 शो नहीं करेगा, 2011 शो करेगा, अमाउंट वही रहेगा, क्योंकि 2010 जो होगा फिर यहाँ आएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, 2011 आएगा, फिर 2011 आएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद ये मेरा आउट ऑफ लूप होगा। इसलिए याद रखना है कि 2010 में 2011 आएगा, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। अब नेक्स्ट है क्या, अरे एक सिनारियो एक अलग से हम लोग बना रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक सिनारियो है क्या कि 50,000 रुपया हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इस इन्वेस्टमेंट में
हम 20 साल के लिए कर रहे हैं, 20 साल के लिए 4.5% इंटरेस्ट पर कंपेरिजन कर रहे हैं। ये ईयरली है और ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली मतलब क्या हो गया कि 20 साल हो गया, मतलब कितना क्वार्टर हो गया, एक साल में 4 क्वार्टर, मतलब टोटल कितना हो गया 80 क्वार्टर। 1 इंटू 80, 1 इंटू 80 हो गया तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है 4 टाइम डिवाइड होता है। क्या था, ईयर टाइम्स में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वार्टर इंटरेस्ट रेट क्या होगा 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, दोनों के बीच केवल कंपेरिजन करते हैं तो क्या रहता है। तो ईयरली में मेरे पास आ गया कितना, हाँ ये मेरा टोटल ईयरली में 1 मिनट, ये वाई है ये क्यू है, ये मेरा टोटल ईयरली में मेरा आ गया टोटल, उस ईयर में टोटल मेरा कितना इंटरेस्ट रेट है ये आ गया। और ये मेरा टोटल क्वार्टर कितना शो कर रहा है, इसमें 81 शो कर रहा है। और मेरा यहाँ पर टोटल क्वार्टर में कितना आ रहा है टोटल, जो भी 1 2 3 4 5 अबाउट 2 लाख के अबाउट आ रहा है, ये शो कर रहा है टोटल। अगर पूरा क्वार्टर में हम लोग देखें तो अगर क्वार्टर में हम लोग प्रत्येक क्वार्टर में हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट के अनुसार हम लोग देखे थे 20 साल के लिए। अब सिनारियो तीसरा क्या था, तीसरा सिनारियो था क्या कि मुझे ईयर चेक करना है। ईयर में क्या मतलब कब, एक्चुअली हम सेकेंड सिनारियो जैसा है, लेकिन मुझे करना क्या है कि मुझे उस ईयर को निकालना है जब मेरा सेल जो मेरा अमाउंट है 10 लाख से एक्सीड कर जाए। तो इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, डू अंटिल से भी और डू वाइल से भी। डू अंटिल मतलब क्या है, जब ये अमाउंट इज ग्रेटर देन मतलब 10 लाख हो गया, मतलब कि क्या कंडीशन ट्रू हो गया तो आउट हो जाओ लूप से, सीधे लिखे अमाउंट इज लेस देन 10 लाख हो गया तो आउट हो जाएगा। वही डू वाइल में क्या है, जब अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 10 लाख तक है तब ये रन करेगा, और जब तक ये रन करेगा जो अमाउंट बनेगा, अब ईयर को भी 1 टाइम्स हम एक और वेरिएबल हम क्रिएट किए ईयर, और इस ईयर को हर एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब कि जितना बार लूपिंग चलेगा अगर इस अमाउंट तक कंडीशन तक चल रहा है तो एक मेरा ईयर भी मेरा यहाँ शो कर देगा। अगर वही चीज है, मतलब ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया तो मेरा आउट हो जाएगा, और उस समय जो ईयर होगा मेरा टोटल ईयर शो होगा। अब दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस हो रहा है। क्या 52 ईयर्स 10 लाख 29,000 आ रहा है 52 ईयर्स में, और सेम चीज 52 ईयर, मतलब क्या है दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट सेम रख रहे हैं। कि हम लोग जानते हैं डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक चलता है, तो इसलिए अगर हम डू वाइल से लिख रहे हैं तो एक प्रोग्राम को दोनों तरीका से लिख सकते हैं। अगर डू वाइल से लिख रहे हैं तो अमाउंट इज लेस देन लिखेंगे, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, फॉल्स होगा तो रिटर्न हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ लूप हो जाएगा। इसमें क्या, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो मेरा क्या, इसलिए लिखे ग्रेटर देन, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तब मेरा ये आउट हो जाएगा, उसमें मेरा जो ईयर रहेगा ईयर मेरा यह शो कर देगा क्या ईयर है। अब मेरा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट सिनारियो, एक सिनारियो क्या, हम लोग 3 बैंक बना रहे हैं, जो 3 बैंक है, SBI है, ICICI है, HDFC है। इसमें क्या है, बैंक और रेट, हाँ, तो और इसमें रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट 1.112 1.13
1.2, इस तरह इसका इंटरेस्ट रेट भी है। अब इसमें देख रहे हैं क्या, हम लोग सिनारियो लगाए हैं क्या कि मतलब 5 साल के लिए हर एक साल हम 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, जिसे पहले सिनारियो कर रहे थे। लेकिन यहाँ आप कर रहे हैं क्या, 3 बैंक में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो 3 बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे टोटल अमाउंट क्या होगा प्रत्येक बैंक के अनुसार। तो क्या होगा, ये सेट स्टेटमेंट लगाए यहाँ पर। सेट स्टेटमेंट क्या होगा, पहले पहला बैंक का लेगा, फिर सेकेंड बार जाएगा, लुपिंग आउट होगा, मतलब कि जब एक्सप्लिसिट आउटपुट होगा, फिर आईसीआई होगा, फिर एचडीएफसी होगा। मतलब टोटल बताओ एक चीज मुझे, टोटल कितना बार लूप चलेगा, लूपिंग कितना बार होगा। आई का ईयर का वैल्यू क्या होगा, ईयर का वैल्यू 5 चलेगा भैया। 5 होगा। ईयर का वैल्यू क्या होगा, ईयर का वैल्यू 5 ही मैं एक बार से इंक्रीज करते। जब ये रिजल्ट शो करेगा तो ईयर का वैल्यू क्या होगा, ये बता मुझे। देख लीजिए एक बार। 907 पहले क्योंकि ईयर तो हम कहीं स्पेसिफाई नहीं किए, ईयर 1 to 5 लिखे हैं, तो 1 से लेके 5 साल तक के लिए करेगा। ये तो कुछ भी चलेगा ना, ये तो लूप चलेगा, लूप कितना बार चलेगा ये पूछ रहे हैं। फाइनल जो आउटपुट डाटा सेट में ईयर रहेगा वो क्या होगा। अब 5 बार चलेगा। इस लूप में बताओ, इस लूप में बताओ, इसमें आई का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से एक मेन क्वेश्चन इसी दोनों से होता है, ये जो दो प्रोग्राम है इसी दोनों से मेन प्रोग्राम होता है। अच्छा, इसमें क्या है, दो लूपिंग लग रहा है, एक लूप तो चल रहा है, एक लूप के अंदर भी एक लूप लग रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। आई के अंदर भी ये चल रहा है, 5 साल है, 5 साल में भी एक क्वार्टर चल रहा है। ये 1 साल का क्वार्टर है, वो 5 साल का क्वार्टर करना है, तो क्या है आई इक्वल टू 5। तो हमको बताओ इसमें y का वैल्यू, ईयर का वैल्यू क्या होगा, इसमें आई का वैल्यू क्या होगा। इसमें जो 7-2 है, इसमें तो मतलब मेरे ख्याल से 20 आना चाहिए आई का वैल्यू टोटल, और 7 में, क्योंकि एक के लिए और 7 में 5 आएगा। 5 केवल एक बैंक के लिए आएगा, और यहाँ सेट लगाए हुए हैं, 3 बैंक है, एक ऑब्जर्वेशन के लिए 5 आएगा, और यहाँ 3 बैंक है, 5 या 15 हो जाएगा। देख रहा 5 या 15 हो रहा है। 5 केवल एक बैंक के लिए है, फिर आईसीआई के लिए 5 है, फिर एचडीएफसी के लिए 5 है। सेट असेसमेंट यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये इससे तो केवल एक बार गया तो इसके लिए 5 बार रन किया, एसबीआई के लिए, फिर आईसीआई के लिए 5 बार, फिर एचडीएफसी के लिए 5 बार। तो मतलब ये तीन तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, तो 5 या 15 हो गया ईयर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बताओ। 20 into 3 मतलब 8 60 होना चाहिए।
यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, हाँ वही होगा। यहाँ कितना है, ये तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 5, और आई जे कितना हो गया, आई इक्वल टू 5, फिर आई इक्वल टू 5, फिर आई इक्वल टू 5, और ये जे इक्वल टू फाइनली 5 रहेगा। ये चीज समझ में आया कि मतलब आई का वैल्यू और जे का वैल्यू ये क्यों रह गया? हाँ, वही नहीं समझ आया। आ? भूल गए? जब भी सेट स्टेटमेंट में जाएगा उतना बार रीइनिशियलाइज करेगा, मतलब उसको उस वैल्यू को ऑब्जर्वेशन को लेगा, तो उस ऑब्जर्वेशन को लेगा तो फिर तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा। ये इस चीज को पहले आई, इसमें क्या था, पहले एसबीआई को लिया तो आई इक्वल टू 1 से 5 तक के लिया, फिर आईसीआई को लिया, फिर आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक चला, फिर एचडीएफसी को लिया, आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक चला। तो देखो क्या है, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, टोटल कितना टाइम चला, 15 टाइम चला है। टाइम देखेंगे टोटल 15 टाइम चला है, लेकिन अब केवल हम ईयर का बात करें तो ईयर इक्वल टू 5 ही रहेगा फाइनली। और इसमें देखिए क्या है कि हर एक बार रीइनिशियलाइज करेगा उसको, तो रीइनिशियलाइज क्या, हर एक बार 5 मतलब 5 रहेगा, 5 के अंदर ये 5 के अंदर 1 2 3 4 5 चलेगा, तो टोटल एक्चुअली चलेगा 60 टाइम चलेगा, लेकिन मेरा फाइनली वैल्यू 5 ही रहेगा, ये 4 रहेगा। टोटल मतलब ये 5 लूप चलेगा, इस 5 लूप में ये 4 बार चलेगा, ये लूप। तो ये तुम्हारा ये सिंपल सा सिनारियो था। और एक और सिनारियो है, ये सिनारियो थोड़ा सा अलग है, यूज किए हम यहाँ से हम लोग बताते हैं। एक सिनारियो है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इस सिनारियो में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अकाउंट, स्टॉप द लूप if 30 years reach या more than 2,50,000 is accumulated. If you deposit 5,000 rupees per year with interest rate of 4.5%. मतलब सेम चीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, या दो कंडीशन है। हम लोग पहले ईयर लगाते थे या मनी लगाते थे, लेकिन यह कर रहा है कि अगर साल 30 साल हो जाए या 2,50,000 हो जाए, तब मेरा वहां पर मेरा मतलब कि उस समय टोटल अमाउंट क्या होगा, मतलब कि अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर हो जाए और ईयर भी 30 लाख दोनों में कोई हो जाए, तो उस समय हमको एग्जैक्ट अमाउंट बताना है क्या होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, दो यहाँ कंडीशन लगा दिए। यहाँ क्या कि आई इक्वल टू 1 to 30 अनटिल, कब चला है, रीच 30 अनटिल अमाउंट इज ग्रेटर देन 2,50,000। 2,50,000 हो गया तो उसमें क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। तो मेरा पहले क्या करते थे, डू अनटिल लगाते थे, लेकिन यहाँ डू लूप भी साथ में लगा, डू लूप और डू अनटिल दोनों लगा रहे हैं एक साथ, समझे। ये डू लूपिंग भी है और डू अनटिल भी है। तो कितने, पहले दोनों कंडीशन है, ईयर को भी लगा रहे हैं 30 ईयर और ये कंडीशन को भी लगा रहे हैं। तो आई इक्वल टू 1 to 30 अनटिल अमाउंट इज ग्रेटर 30, हर एक साल लगा रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो ये तो था कि मतलब नेस्टेड लूप था, नेस्टेड लूप के बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस किए, नेस्टेड लूप में क्या है, तो उसका सिंपल सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये अभी ये जो सिनारियो देखिए, सिनारियो का सिंपल का सिंटेक्स ये है।
डू इंडेक्स वेरिएबल स्टार्ट स्टॉप बाय इंक्रीमेंट, जो मेरा डू कल लूप का था एक्सप्रेशन से, बस एक और लगा दिए अनटिल वाइल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। ये हम लोग एक्स्ट्रा यूज किए जो अभी लोग प्रोग्राम में देखा। नेस्टेड डू लूप का भी हम लोग प्रोग्राम देख चुके हैं कि हम लोग आई भी लगाए और जे भी लगाए। डू इंडेक्स स्टार्ट टू स्टॉप बाय इंक्रीमेंट, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो मुझे इसमें बताओ, तो एक सिनारियो थोड़ा सा है, इसमें केवल मुझे बताना टोटल ऑब्जर्वेशन कहाँ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो वही है, SBI है, ICI है, HDFC है। तो हम लोग ये जो बताए थे ICI HDFC कहाँ है, इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन बताना है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना होगा। अच्छा, ये इस सिनारियो में इस प्रोग्राम में टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है और इस प्रोग्राम में टोटल ऑब्जर्वेशन कितना होगा, ये बताओ। सेम ही है ना भैया, 15 ऑब्जर्वेशन। 15 क्यों? ये एक तो ईयर 1 to 5 जा रहा है और स्टेटमेंट तीनों लेगा, तीनों रो, यही ICI और HDFC का। तो SBI का 5 ICICI का 5 साल के लिए, HDFC का 5 साल के लिए 15। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट प्रोग्राम में भी फिर वैसे होगा, 15 होगा। अब जब लूप तो रन करेगा, हाँ, क्योंकि डू के लूप है 4, मतलब 20 बाहर रन करेगा, लेकिन पता है इसका जो आएगा 15 ही आएगा। ठीक है, चलो ये तो जितने लूपिंग का जितने क्वेश्चन था, सिनारियो था, तो उसमें बता दिए। बस इसमें ध्यान देना है, बहुत बार ऑब्जर्वेशन पूछता है, बहुत बार जो इंक्रीमेंट वैल्यू होता है, आई का वैल्यू होता है, वे वैल्यू आता है। इस तरह का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि और क्या होगा। लेकिन जो मैं आज कंसेप्ट बताऊं उस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंसेप्ट मेरा इम्पोर्टेंट है। तो एक क्लास और बचा है बेस सेस का, तो उस दिन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उस दिन एरे और ट्रांसपोज दोनों छोटा टॉपिक है, दोनों छोटा टॉपिक है, आराम से एक दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे।